खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर उम्मीद वडी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी और अभी हमें ज्वाइन करेंगे जनाब एतजाज़ एहसन साहब। हम बात करेंगे आज एवन फील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज़ साहिबा क्यों जो है वो चाह रही हैं कि उनको मोहलत दी जाए। मैं कुछ खबरें और भी इस पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्या उम्मीदें हैं और क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में कुछ गेंस कर रही है, ये र्यूमर्स क्यों चल रही हैं। IMF प्रोग्राम में महंगाई की नई लहर आने को है और चीन तालिबान की हुकूमत को कब तस्लीम करेगा। मगर अब जब इससे पहले कि मैं मोहतरम जनाब एतजाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी तरफ हूँ, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि एवन फील्ड केस में जो कुछ होता रहा 6 जुलाई 2021 को मरीम साहिबा के वकील ने कहा कि जो कि वो बीमार हैं, इसलिए जो है वो केस को मुलतवी किया जाए। फिर इस केस पर उन्होंने कहा कि 3 हफ्तों का टाइम दें, मजीद वक्त दरकार होगा। 15 जुलाई तक मुलतवी कर देगी समाअत। फिर 15 जुलाई को अपीलों पर बाकायदा समाअत का आगाज़ होता है और मरीम नवाज़ के वकील जो है दलाइल भी देते हैं। फिर मरीम नवाज़ के वकील 29 जुलाई को जो है ख़ुद पेश नहीं होते, मुआवन वकील पेश होता है, समाअत मुलतवी हो जाती है। कोरोना हो गया, मरीम साहिबा को दरख्वास्त दी जाती है, फिर 4 अगस्त तक मुलतवी मुख्तलिफ। और आज जो हुआ है वो एतजाज़ साहब ये होता है कि उन्होंने कहा जनाब मुझे कुछ और 1 महीना चाहिए, मेरे वकील अमजद परवेज़ बीमारी की वजह से नहीं आ सकते। और फिर उन्होंने एक और बात की है कि मैं मेरिट पर केस चलने से पहले दरख्वास्त के ज़रिए बहुत कुछ वाज़ेह करना चाहती हूँ। कुछ का कोई ये ज़रा शॉर्ट सुन लें तो फिर मैं एतजाज़ साहब आपकी तरफ आता हूँ जल्दी से। मैं एक बहुत जरूरी दरखास्त देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया मुझ पर, इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। क्योंकि अगर उस इशू को सेटल किए बगैर ये मुकदमा आगे बढ़ा तो मैं ये कहने में हक बजाने दूंगी कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। एतजाज़ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर इसके लिए तो कोई कानून में तरमीम करनी चाहिए। जो भी मुलजिम हो पहले वो कहे जी कि मैं कौम के सामने मुकदमा रखना चाहता हूँ, फिर अदालत में जाऊँगा और मैं कच्चा चट्टा बयान कर दूँगा। शुड वी अलाउ ऑल द अक्यूज्ड इन दिस मैनर, या ये सिर्फ इनके लिए अलग से कानून साजी कर लें? एतजाज़ एहसन साहब। मेरा ख्याल है आवाज़ हमारी उन तक नहीं पहुंची और जब तक मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती, भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। आप ये फरमाएं कि मैंने एक बड़ा VIP किस्म का 7 स्टार किस्म का इंसाफ चाहिए कि हम पहले अवाम को बताएंगे ये केस क्यों बना था, तो फिर ये सबको हम इख्तियार दे दें जिसका केस हो कि वो सारे अवाम में चले जाएँ, अदालतें इंतज़ार करती रहेंगी इंशाल्लाह जब वो वापस आ जाएंगे। भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, एक तो एतजाज़ एहसन साहब मेरे फेवरेट हैं और बरतानिया दौर के हमारे बड़े हैं, उनसे उनके होते हुए तो मुझसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब इत्तफाकन टेक्निकल वजूहात से आवाज़ नहीं जा रही। मुझे समझ में नहीं आ रही मरीम नवाज साहबा को अब जस्टिस क़य्यूम मैं कहाँ से ला के दूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान जस्टिस क़य्यूम को कैसे दोबारा पैदा करें, कैसे वो हालात लाएं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे और जज कुर्सियों के पीछे, दरवाजों के पीछे छुप के जान बचाए। मैं माफी चाहता हूँ, अपनी बात तो बड़े खूबसूरत अंदाज में शुरू की थी मगर एतजाज़ एहसन साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। सर, मैं अपना सवाल दोबारा दोहरा देता। मरीम साहिबा कहती हैं कि जनाब मैं अवाम के सामने अपना मुकदमा पेश करना चाहती हूँ और बहुत वाज़ेह करना चाहती हूँ, मेरे खिलाफ ये केस हुआ और मीनवाइल अदालत इंतज़ार करे। ये उन्होंने ये उन्होंने नहीं कहा कि इंतज़ार करे, मतलब यही है। तो फिर हम सारे अक्यूज़ को ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि पहले वो अवाम के सामने मुकदमे के मेरिट पे बात करें और अदालत मुंतज़िर रहे, या इसलिए कोई कानून साजी करनी पड़ेगी, या फिर इनके लिए कानून साजी कर लेते हैं अलग से? एतजाज़ एहसन साहब। इनके साथ तो बड़ी मेहरबान रही है ये अदलिया, और जज साहब भी बड़े मेहरबान रहे हैं, जो गालिबन 21 या 22 तारीख दे दी है, उन्होंने आज से 23 तारीख दी है। ये तो और इतनी बड़ी मोहलत आप तकरीबन आपने कहा 1 महीना दे दें, उन्होंने 3 हफ्ते दे दिए या 2-2.5 हफ्ते दे दिए हैं। इनको तो 3 दिन नहीं मिलने चाहिए थे ओवर दी वीकेंड। और आप करें जी वकील और आप ले आए। हमारे साथ तो काजी साहब जो सलूक होता रहा है इन्हीं अदालतों से, ये ओवर टाइम और प्रूवन। आप पीपल्स पार्टी के किसी लीडर को, किसी मुल्जिम को, पीपल्स पार्टी को ये रिलीफ दिलवा दें
इस किस्म की कि वो कह दिया जिस दिन तो यह केस चलना है उस दिन वो क्या कि मेरा वकील नहीं है और वकील मुझे नया करना है और मुझे महीना दें। आसिफ जरदारी बीमार हैं और साबिक सदर पाकिस्तान है, वो किसी से इख्तलाफ हो, किसी को उससे इत्तफाक को छोड़े, एक आखिर बीमार उम्र रसीदा साबिक सदर पाकिस्तान है। उसको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा जब उन्होंने कहा कि मुझे कोई टाइम दो। उन्होंने कहा कल सुबह पेश हो, कराची से आए और कल सुबह पेश हो, और सुबह वो पेश हुए फिर, और फिर उनको दे दी गई रियायत दी इसकी एडजर्नमेंट की कुछ, पर अदालत ने कहा मेरा हुक्म, हमारा हुक्म है कि सुबह पेश हो। तो ये इनको ये रियायत जो है ये शरीफ खानदान के लिए ही है। मुझे इसकी कोई समझ नहीं आती, सिवाय ये समझ में एक बात आती है कि शरीफ खानदान ने दुनिया का वाहिद खानदान है, दुनिया का। कादी साहब सारी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी आपको कि एक खानदान ने मासवाए मलका बरतानिया जिसके नाम पे अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो उसको करती नहीं है वो अपॉइंटमेंट, पर कोई एक खानदान आपको सियासी या हुकूमती कोई एक मिला होगा जिसने अपने खुद 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने बाला में जगह दी हो। 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ईवान बाला में जगह दी, एक को सदर बना दिया, एक को बीसीसीपी का पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। तुम्हें उसको क्या वो क्रिकेट के बारे में क्या जानता है। एक को आपने फिर बनाया सदर का उम्मीदवार, और आप एक दूसरा सदर भी इन्हीं जजेस सुप्रीम कोर्ट, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट की जजेस पे जो इनकी नवाजशात रही है वो मैं जिक्र ही नहीं करता हूँ, गिनती नहीं की जा सकती। तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब को मैं अर्ज करना चाहूंगा आपसे, मेरी गुजारिश ना सुन ले, वो इलेक्शन हार गए तो आपने उनको गवर्नर बना दिया, एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस दे दिया। अब लोग करते हैं एक दरख्त की आबियारी, ये सारे जंगल की आबियारी करते हैं। अब जजेस सोचते हैं यार ये बड़े अच्छे लोग हैं। इंडिया के लॉ मिनिस्टर के अल्फाज हैं, अभी वो ये चलते हैं इस पे सोशल मीडिया पे भी, अरुण जेटली के रिटायरमेंट से कबल जो फैसले होते हैं वो मुतासर होते हैं रिटायरमेंट के बाद जो इनको मराहत मिलनी होती है। ये जजेस के बारे में उसने इंडियन जजेस के बारे में कहा, उसने कहा कि इन सब जो इनको तनख्वाह मिलती है वो इनकी लास्ट पेंशन करो और सारी उम्र इनके लिए वो पेंशन दो, ये उनसे कोई कम ना हो तनख्वाह पेंशन की, ताकि ये सेटिस्फाइड रहे। अब इनको सेटिस्फाई वो सेनेट में ले जाते हैं 6 साल के लिए, सेनेटर एक रोबदाद बजा थी, और एक इन जजेस को लेने की क्या जरूरत है। इन जजेस को एक सियासी जमात का नुमाइंदा बन के सेनेट में बैठने की क्या जरूरत है, पर बैठते हैं। और ये वाहिद जमात है, वाहिद खानदान है, अर्जेंटीना से लेके जापान तक आपको बता रहा हूँ, वाहिद खानदान है जिसने 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इसमें मुतारफ कराया सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 6 साल के लिए, एक को सदर बनाया, एक और को गवर्नर बनाया, एक को पीसीबी का चेयरमैन बनाया। अब मैं इसके बाद और क्या कह सकता हूँ। जी भट्टी साहब, आपका सवाल क्या था? अच्छा, मैं एतजाज साहब मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, हमारे एक बड़े पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन और आईनी माहिर हैं, वो कहते हैं शरीफ फैमिली बिगड़े हुए बच्चे हैं, अदलिया के बिगड़े हुए, जिन्हें हैंडर मारने चाहिए, लेकिन खैर वो इक़्तिदार में आते हैं। सिर्फ मेरी रहनुमाई ये फरमाइए, आप सारी उम्र अदालतों में पेश होते रहे,
आज मरियम नवाज साहबा कहती है कि मैं एक नई दरख्वास्त देनी चाहती हूँ, अदालत को नहीं, अवाम के सामने एक अपना मुकदमा पेश करना चाहती हूँ जिससे बड़े बड़ों के चट्टे कट्टे खुल जाएंगे। आप भी पेश होते हैं अदालतों में, आप सबूत या दरख्वास्त से अदालतों जज साहबान के सामने रखते हैं कि बाहर अवाम के सामने रखते हैं? ये क्या, ये कानून ठीक है? नहीं, वो एक रवायत गलत पड़ गई है और वो भी इनके जरिए ही पड़ी है। रवायत गलत पड़ गई है कि जब ये अदालत से बाहर आते हैं, ये आपको पता है जितनी देर ये JIT के सामने पेश होते रहे, JIT से बाहर आके क्या कहते थे, मेरे तो एक सवाल का जवाब नहीं JIT ने दिया। भाई जवाब तो आपने देने थे, JIT ने तो जवाब नहीं देने थे। मेरे तो एक जो सवाल का जवाब नहीं JIT ने दिया, और आज तक जो JIT के सवाल आते हैं उनका जवाब नहीं दे सके आज तक। तो ये रिवायतें जो हैं ये नई से नई। मैं फिर सवाल आसान कर लेता हूँ। आप क्या समझते हैं जिस तरह अदालतों ने बार बार वक्त दे रही है, ये तो ऐसा लग रहा है बादी नजर में 5 साल और भी कोई फैसला नहीं हो पाएगा, और इसका हल क्या आईनी और कानूनी? हल ये है कि वो जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, जो नैब ऑर्डिनेंस जिसको कहते हैं, उस कानून के तहत ये कानून में लिखा हुआ है कि 3 महीने में ट्रायल खत्म होगा, डे टू डे हियरिंग होगी और 3 महीने में ट्रायल खत्म होगा। ये आज जज साहब को चाहिए था, कहते जी डे टू डे हियरिंग होनी है पर मैं आपको रियायत देता हूँ, 3 दिन की रियायत दे देता हूँ। आप मंडे से डे टू डे हियरिंग के लिए तैयार होके आए, वकील भी कर लें, सब कुछ कर लें, एंड दी प्रोसीड, ये अपील हम सुनेंगे और डे टू डे सुनेंगे, खत्म हो गई बात। कानून है, उस पे अमल दरामद होने की बात है ना। इत्तेजाज साहब, ये जो भट्टी साहब ने आपसे बात की है, मरियम ने ये भी कहा कि ये मैं दरख्वास्त अदालत में दायर करना चाह रही हूँ, तो मेरा आपसे ये सवाल है, ये वैसे बनता नहीं है, लॉजिकल सवाल नहीं, मगर आपके एक्सपीरियंस से मैं पूछना चाह रहा हूँ, उस दरख्वास्त में क्या हो सकता है, उसमें ये क्या अदालत को देना चाह रही हैं, ऐसी चीज़ बताना चाह रही हैं, कोई आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? मरियम बीबी, जो मलिक साहब, मरियम बीबी ने बहुत सारे इंकशाफात बज़ाहिर कर सकती हैं। वो क्या हो सकते हैं? इंकशाफ कर सकती हैं जो इनको करना चाहिए कि इनके पास जो टेप्स और वो सबूत है वो सारे वो सामने ले आए, ये मौका है। वो सुनने में आ रहा है कि वो एक जज साहब है, उनका बयान हल्फी भी कुछ है, वो भी लगाना चाह रही है, तो इस तरह से कभी है पहले, इस तरह से भी मुकदमात में ये चीजें आई हैं पहले? वो मलिक साहब आने दें, मैं नहीं रोक रहा, मैं तो समझना चाह रहा हूँ। आई नहीं, पर ये अगर ये लाएं सामने, बिल्कुल लाना चाहिए, उनको हक देना चाहिए। अदालत में जो कहना चाहती है कहे, लेकिन अदालत को एक तो डे टू डे प्रोसीड करना चाहिए, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो पेश करती है चीज, जो डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स देखें, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स पेश करने अदालत में, ये अदालत में उस मौके पर करें जो सही मौका है, यानी पहले प्रोसिक्यूशन का सारा केस हो जाए, गवाह हो जाए, उन पे जिरा हो जाए, और फिर ये पेश करें, या ये पहले पेश कर दें। अदालत में डॉक्यूमेंट्स पेश करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, वो गलत, वो डिसमिस हो सकती है दरखास्त, और दरखास्त इस बायस डिसमिस होनी चाहिए, जो बुनियादी वजह है इस बायस डिसमिस होनी चाहिए। तो कहा ये जा रहा है कि वो दरखास्तों में इदारों को भी मुलव्वस कर रही हैं, वो इस तरह का एविडेंस ला रही हैं, उसमें इदारे शामिल हो जाएंगे। मैं कहता हूँ वो सब कुछ लाए रखे सामने, ये उनको हक दे दे। अगर लॉ पे चलेंगे तो अपील में आप वो कोई ऐसी दस्तावेज नहीं ला सकते जो आपने ट्रायल में नहीं रखी। ट्रायल जज को आपने उस पे फैसले करने पे महरूम रखा। वो तमाम दस्तावेजात जिससे आप बरी हो सकते थे या हो सकती थी,
वो ट्रायल जज के सामने आपने रखे नहीं और अपील में आप ला के रखना चाहते हैं। ये लॉ इजाजत नहीं देता। पर मैं फिर भी कहता हूं ये इनको इनसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो ये देना चाहती हैं वो रखवा। जितनी इन्होंने वो टेप्स इन्होंने और टेप्स इन्होंने रखी हुई होंगी अरशद मलिक के अलावा, क्योंकि उस दिन उन्होंने कहा कि मेरे पास और भी टेप्स हैं और बड़े बड़े नाम भी आएंगे, वो सब आ जाने दें। ये सारा जो है कच्चा चिट्ठा इनके पास ये खोल लेने दें, ये भी पता लगे लोगों को कि ये किस तरह टेप्स करते रहे। वो सुनने में आ रहा है। अच्छा एतजाज साहब, ये बेसिकली क्या ये वजह भी हो सकती है कि इन्हें अंदाज़ा है कि अभी तो केस हुए ही नहीं, इनसे तो किसी ने कैलिबरी फांड का नहीं पूछा, वो 2 नंबर ख़त जो आया था उसका अदालतों ने बड़ा उनकी मतलब मैं समझता हूँ बड़ा लीनियंट व्यू लिया गया है अभी तक। तो ये ट्रायल को कहीं आगे लेके जाना चाहते हैं या इनको पता है कि हमारे पास हमारे पल्ले कख नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि भाई ट्रायल कोर्ट में दिखा देते और विक्ट्री साइन बना के आ जाते जिस तरीके से बाकी हमारे लोग करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस ट्रायल को फेस नहीं करना चाहते और किसी खास वक्त तक लेके जाना चाहते हैं। एम आई राइट इन माई दिस असेसमेंट? कादी साहब वो कादी साहब भी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका इंतज़ार ये कर रहे हैं। इंतज़ार से कुछ नहीं बनेगा। कानून के मुताबिक अदालत चले, कानून से अगर हटना है तो इनको रियायत देने के लिए हटे, उसमें रियायत हो इनको उनसे। ये अगर कानून से हटना है तो फिर इनको रियायत दो। इसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट पेश करना चाहें करें। आपको पता है जितने डॉक्यूमेंट्स ये पेश करेंगे ये अपने पे उतना ज्यादा मवाद मिल जाएगा इन पर जिरा करने की। एक डॉक्यूमेंट या एक टेप या एक चीज, एक दस्तावेज आप पेश करते हैं, उसका पैरा भी देना होता है फिर आपने, और मौका दूसरे फरीक को और उसके वकील को जिरा करने का और ज्यादा मौका मिलता है। मैं तो समझता हूँ कि कोई वकील मैं तो उसको कमजोर ही समझूंगा कि जो ये कह रहा हो कि केस प्रोसिक्यूशन के केस से पहले ही हम अपना सारा डिफेंस सामने रख दें और सारे दस्तावेज रख दें। तो ये जो वकील, आप अगर ये जो वकील बदल रही हैं, आप क्या समझती हैं ये अदम इत्मीनान है कि इसकी क्या वजह? अब उनको लगा कि उनकी हेल्थ खराब हो गई है? नहीं, वकील पे अदम इत्मीनान नहीं है, ये तो बुनियादी तौर पे ताखीरी अरबा है। वकील वो बड़ा अच्छा है, क्या ये इनको यकीन है कि इनको इन जो कुछ इन्होंने किया है, जो एविडेंस है, इन्हें यकीन है कि इन्हें कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है, लिहाजा लटकाए चले जाओ? या क्या ये भी हो सकता है ऑन द पार्ट देयर पार्ट? ये हो सकता है। यही तो ताखीरी अरबा इसीलिए तो होता है। ताखीरी अरबा इसीलिए तो होता है कि दिन गुजारो डंग टपाओ वाली बात है। प्रॉब्लम इनकी ये है। एहतसाब साहब ये रहनुमाई फरमाएं। देखिए वकील जब केस में कुछ ना हो तो वो कहते हैं थोड़ा सा इसे लिंगर ऑन किया जाए, लेकिन क्या जज साहबान अगर चाहें तो वो ये कह सकते हैं कि जी हाँ आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए, अब डे टू डे हेयरिंग करनी है, हमने इसका फैसला करना है। ये तो जज साहब के पास इख्तियार है। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल इख्तियार है, बिल्कुल इख्तियार है। मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी रियायत दी है जज साहबान ने, बिल्कुल रियायत दी है। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये रियायत मिलती ही शरीफ खानदान को है। वो जो आपने कहा कि किसी सियासतदान ने कहा कि ये बड़े बिगड़े हुए बच्चे हैं, वो सियासतदान मैं ही हूँ। और मैं ये बार बार कहता हूँ, MQM को कहता रहा हूँ कराची के लाडले, इनको कहता हूं कि सिस्टम के बिगड़े हुए बच्चे, और उस सिस्टम में तमाम इदारे आते, हर इदारे ने इनको अच्छा एतजाज साहब निहायत अदब से आपने खुद फरमा दिया, मैं तो एहतरामा नाम नहीं था ले रहा एतजाज अहसन साहब का, ये बिगड़े हुए बच्चे
कुछ अदारों को भी बिगाड़ना चाहते हैं। क्या इन बिगड़े हुए बच्चों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है जो इन्हें सुधार सके, या ये अदारे बिगाड़ते रहे? मजीद इन्हें कितना टाइम देना है हमारे अदारों ने? देखें, आप ये देखें कि मेरे लिए अगर मैंने जमानत लेनी, और मेरे साथ हुआ है, कई दफा हुआ है, अदालतों ने हमारी 6-6 महीने जमानत की दरखास्त एंटरटेन नहीं की। और कब एंटरटेन नहीं की कि मैं मिनिस्टर भी रह चुका था, मैं बार काउंसिल का भी मेंबर था, एंटरटेन नहीं की 6-6 महीने। और इनके बरखुरदार अपने घर के तहखाने में छुपे होते हैं, वारंट निकले हुए होते हैं। अदालत कहती है उनको बिल्कुल ना छेड़ो, उनको नहीं गिरफ्तार कर सकते, हम यहाँ से जमानत दे रहे हैं। बेल बिफोर अरेस्ट विदाउट द अक्यूज्ड अपीयरिंग। इनको जो इन्होंने देखे, इन्होंने जो मलिक कयूम के साथ किया, जो इन्होंने चीफ जस्टिस राशिद अजीज के साथ किया, उनको फोन किए, उनसे फैसले लिए, जबरदस्ती फैसले लिए, वो फारिग हो गए जज साहब इनको, और उन्हीं टेप्स पे इनके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा एतजाज साहब, एक बड़ा अहम सवाल, इस वक्त जब आप वजीर दाखिला थे तो जितना रियासती जबर पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किया, जो इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर हो, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो, या इवन मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत हो, इसके बावजूद अटैक आया आप पे जी, आपने सिखों को ये भेज दिया। हालांकि देखें कि इनके जो पालक थे, इन्होंने जाके उसको बुला लिया जो पाकिस्तान को सरेआम गालियां देता था, अफगानिस्तान का डिप्लोमेट, यानी जो इनके करीबी थे, उन्होंने विशियसली इन्हीं पर अटैक किया जो उनकी जन्मभूमि थी। ये तारीख का क्या सबक है? तारीख का मैं तो इससे बहुत सबक सीखा हुआ हूँ, और वो यही है कि इनकी बात जो है वो मोतबर होती है, और हमें समझा जाता है कि हम मतलब है कि दरोग गोई से काम करते हैं। अब वो ये सिखों की लिस्टों का जो सारा मामला बनाया, मैंने 10 दफ़ा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, मैंने कहा इस वक्त तक 4 नए आर्मी चीफ्स आ चुके हैं, 6 DGISI आ चुके हैं। फिर मौका मिला तो मैंने कहा इस वक्त तक 8 नए डिफरेंट आर्मी चीफ्स आ चुके हैं उस इल्ज़ाम जब लगाया गया था, और 12 DGISI आ चुके हैं। कोई भी किसी ने मुझे ट्राई क्यों नहीं किया? मुझे ट्राई करते, ऐसे इल्ज़ाम पे तो आप गोली मारते हैं। अभी परसों या 3 दिन 4 दिन मुझे तो किसी ने बताया, तो मैंने फिर सुना अशरफ जावेद काजी साहब जो कि DGISI रह चुके हैं, उन्होंने कहा इस इल्ज़ाम में ये सब झूठा है। ब्रिगेडियर इम्तियाज इस पे कह चुके हैं टेलीविजन पे कि ये सब झूठा इल्ज़ाम है। मेरे पास वो सारे कटिंग्स वगैरह हैं, पर ये मोतबर हैं जी। मगर छोटा सा एक सवाल, कोई मैं वो जो इंसाफ की जो देवी का जो इमेज है, उसके तो आंखों में पट्टी होती है कि वो किसी को नहीं देखती, सामने कौन है? तो ये किस तरह इनके लिए कोई पट्टी, हु इज रिस्पॉन्सिबल, या इनके पास वो कौन सी ताकत है कि वो आंखें खुल जाती हैं उसकी? ये तो पता नहीं लगा जी, मुझे तो पता नहीं लगा। चलिए अगले एतजाज साहब, इट वाज ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव ऑन आवर शो, और ज़ाहिर है एक तारीख का आप हिस्सा भी हैं, और उसके एक जो है उस पर कमेंट करने का भी एक अथॉरिटेटिव आपका एक रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें किया। नाज़रीन, ये इसमें बहुत से असबाक हैं और बहुत सी बातें हैं, कुछ अनकही कुछ कही। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, बड़ा ये अजीब और दिलचस्प सियासत का हमारा खेल है। बहुत सी बातें की उन्होंने, बहुत सी जो नहीं की वो भी कर गए। लेकिन भट्टी साहब, ये एक तो आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मैं बताना भूल गया, एक इक़्तिदार के शहर में बैठे हैं, खबरों के बहुत करीब बैठे हैं,
हम आपसे पूछेंगे पीपल्स पार्टी को पंजाब में सुना है कि एक रोल इनका बढ़ता नजर आता है, एकदम से जो है वो पार्टी जिंदा हो रही है। पहले ये शॉर्ट सुन लें, फिर इसके बाद मैं आपसे कमेंट लेता हूँ। सुनाएं जी। ये बताएं मियां नवाज शरीफ कब अनाउंस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगले उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म के? जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे और टाइम पे सब पार्टीज अपने उम्मीदवार अनाउंस करेंगी तो PMLN भी करेगी। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बनाए वज़ीर आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है? देखिए, आपको इतनी जल्दी क्या है? भट्टी साहब, अब आपने ये सुना है और जो लहजा और जो चेहरा भी था उसमें माशाल्लाह बड़ी एक डिटर्मिनेशन सी, सख्ती, तुंदी, शायद थोड़ा सा गुस्से का भी उनसे हमें नजर आया है इस सवाल से। तो भट्टी साहब, आपने देखा इसको, जरा ये शॉट आपने गौर से देखा या दोबारा सुनवाऊं आपको? काजी साहब, मैंने देखने से ज़्यादा उनका फेस रीडिंग और उसके लहजे में जो तलखी थी ना, जो दुश्मन के बारे में बात करो तो वो तलखी अंदर से आग आती है, वो थी। मुझे हैरत हुई है कि रिश्ते में मेरी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सगे भाई हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मोहतरम शरीफ साहब के दोनों साहबजादे हैं, तीसरे अब्बास साहब थे, वो भी रुखसत हो गए। और गालिबन शहबाज शरीफ पार्टी के सरबराह हैं, सदर हैं। इन्होंने इतनी तलखी से जवाब दिया कि जैसे कोई और बस चलता। तो एक तरफ तो इसका मतलब है इन्हें यह भी नहीं पता कि इनके वालिद साहब ने आना कब है। कहते हैं पाकिस्तान में आएंगे तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, क्योंकि बरतानिया में मौत का फरिश्ता जाता नहीं, हालांकि मौत तो बरहक है। वो तो जब इंसान दुनिया में आता है तो उसका मुकर लिख दिया जाता है। पहले जब काजी साहब याद है 1.5 साल पहले हमने प्रोग्राम किया था तो हमने कहा था कि फैमिली में इख्तलाफात है, तो एक मुस्लिम लीग रूम के सीनियर लीडर ने बड़ा सख्त सा सवाल जब मुझे मैसेज किया था, तो मैंने कहा मोहतरम वक्त का इंतज़ार करें। तो मरियम साहिबा, मैं आपको बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ के लिए जितने रास्ते साफ होते हैं मरियम उसमें कांटे बिछा देती हैं अपनी स्ट्रेटेजी के तहत। और 4-5 लगड़ बगड़ इनके साथ हैं जो शहबाज शरीफ के खिलाफ एक लॉबी पूरी बना रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक शहबाज शरीफ सब खुल के मैदान में नहीं आते अपना। मरियम नवाज ने 3 दिन पहले एक ऐसा बंदा जो सेनेटर है उसको बुला के कहा कि 3 साल से हमने जो नैरेटिव बनाया ये शहबाज शरीफ तो हमें लगता है हमारे दुश्मनों के साथ मिल गया है। ओह, ये मोहतरम मरियम नवाज साहिबा का एक अपने पार्टी के पुराने रहनुमा जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के तो जाने जाते हैं, उनको कहा है। मेरा ख्याल है बहुत जल्द इस सिलसिले में नवाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ को मजबूर कर रही हैं कि नवाज शरीफ मरियम नवाज का कोई रोल वाजिया करे। वो कह रही है कि इस तरह अगर चलता रहा तो शहबाज शरीफ की पार्टी पे गिरफ्त भी मजबूत हो रही है और नाराज हलकों से उनकी कुर्बत भी हो रही है। तो नवाज शरीफ का फ्यूचर डार्क लग रहा है। अब ये मरियम ने अपने क्लोज हलकों में इसका इजहार बिल्कुल ओपन करना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं लगता ये गाड़ी ज़्यादा चले। अब देखना ये है कि शहबाज साहब क्या जवाब देते हैं, क्योंकि हमजा साहब आप समझते हैं आते ही नहीं बातों में। उनको आपने मीडिया में कोई ज़्यादा गुफ्तगू करते हुए नहीं देखा। वो आएंगे, हुकूमत को तनकीद करेंगे, महंगाई करप्शन पे और साइड पे हो जाएंगे। अब मरियम नवाज साहब का पैमाना कब लबरेज होता है इसका आप भी इंतजार करें। और कौन मलिक साहब से टेक लेते हैं। मलिक साहब, एक राय ये थी कुछ अर्सा पहले तक कि जनाब ये तो एक रोल तय है, गुड कॉप बैड कॉप खेलना है। कुछ लोग ये दे रहे थे, कुछ कह रहे थे नहीं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी है। आपको क्या लगता है कि ये गुड कॉप बैड कॉप से काम आगे निकल गया है अब? और अब मेरा सवाल ये है कि आपके पास क्या खबर है, और क्या मीम नून कहीं शीन से तो नहीं निकल रही बजाय इसके कि शीन नून से बाहर निकलती? भाई साहब, इसमें मेरे कमेंट्स भी हैं मगर कुछ खबरें भी हैं। देखिए, सीधी बात है कि नवाज शरीफ ने एक अटैक शुरू किया गुजरांवाला से। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह कभी हुआ नहीं। आपने सीधा फौज के सामने आगे आपने सरबराह के नाम ले लिए, इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लिया। अब एक छोटी सी बात है, जब आपने कहा इमरान तो हमारी जेब में हम अभी निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो भी गया, उसके लाने वाले भी गए, तो हुआ क्या? ये मैं बिल्कुल झटकी जुबान में बात, प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, पार्टी फंस कहाँ गई है?
पार्टी अपनी फंदा अपने खुद ही फंस गई है। अब किस तरह फंस गई है, नवाज शरीफ खुद कम से कम 15 से 20 दिन की एक ब्रेक लेते हैं, मरियम भी 1 महीने की ब्रेक लेती है, तो आपका अग्रेशन किधर गया? आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। यहाँ अगर आपने लड़ाई करनी है तो लड़ाई करनी है। सुने मेरी बात सुनने ना, 1 मिनट मुझे दे दें खबर पे। अच्छा, इधर वो आपकी खामोशी हो गई, इधर आ गई मुफाहमत, तो सारी पार्टी का उसका असर ये हुआ कि आपके जो MNA MP हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज है और उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है। वो लोग कह रहे हैं, रिकॉर्ड में उनकी मीटिंग्स हुई हैं कि भाई हमारे खमीर में नहीं, हम कोई इनकलाबी नहीं है, हम कोई मज़ामत हम नहीं कर सकते, मज़ामत नहीं, हम MNA बनने आए, MPA बनने आए। ये तुमने कभी खामोशी, कभी लड़ाई, कभी हम चूरी खाने वाले लड्डू हैं। अब उसके पैलर क्या हुआ है? इससे पैलर ये हुआ कि पीपल्स पार्टी पिछले साल ये रीड कर गई थी कि नून का कन्फ्यूजन क्या है। पीपल्स पार्टी ने यहाँ किसी अनसीन जगह से ये मार्केट में खबर आ गई है कि पंजाब में 40-50 MNA MPA पीपल्स पार्टी के आए खड़े हैं, तो उससे नून के अंदर एक बहुत बड़ी बहस ये शुरू हो गई है कि यार ये टाइम आ गया पीपल्स पार्टी में चले जाओ। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। क्या आप ये समझते हैं कि अब रुख जो है वो इलेक्टेबल्स का, इसीलिए देखें सबसे ज़्यादा खामोश आदमी कौन है? आसिफ अली जरदारी। अपना चौधरी निसार ने किसकी तारीफ किया? पाकिस्तान के मौजूदा सियासी कल्चर में सबसे समझदार कौन है? उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी। यहाँ पे वो राजा परवेज़ अशरफ को पंजाब में ले आए, सेंट्रल पंजाब में, और पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता ये तासर देना जा रही है कि हम जो है ना वो मुतबादल हैं अगले इलेक्शन। अच्छा भट्टी साहब, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं और सर भी हिला रहे हैं, ये इसके पीछे क्या खबर है? अच्छा, काजी साहब, मलक साहब की यकीनन इंफॉर्मेशन मुझसे ज़्यादा है, ये इनसाइडर ज़्यादा है। अब मैं कुछ हकायक रखना चाह रहा हूँ, मेरी अपनी ख्वाहिश या खबर छोड़ देते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरम 2007 और 8 से लाहौर आना शुरू हुए। इसमें जब वो सदर पाकिस्तान भी रहे और गवर्नर हाउस में उन्होंने जियालों को बुलाया और कहा कि मैं हर हफ्ते आऊँगा और पंजाब को सिंध से ज़्यादा मजबूत बनाऊँगा। मुझे एक काउंसलर का नाम बता दे, ताहिर मलक साहब, ताहिर मलक, एक काउंसलर का नाम जो पिछले 13 सालों में जिसने नून लीग और PTI छोड़ के पीपल्स पार्टी में आए हो। कौन से ये 2325 नाम कह रहे हैं? मैं एक एक हल्के के, एक एक MPA के, एक एक MNA पे, एक एक तहसील पे आर्गूमेंट करता हूँ। मलक साहब को शुरू करें, मैं बगैर पेंसिल काजी साहब, भट्टी साहब, आपको, आप जरदारी को मेरी सुन लेना। जरदारी साहब जब दुबई से आया था, नवाज के होते जो अपना आपके इलेक्शन हुआ था बलूचिस्तान में, आपको याद है? कोई पीपल्स पार्टी का नाम नहीं था। आपको याद है सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने हाथ डाला। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, यहाँ वोट होंगे? आप बात ही नहीं समझ रहे। और मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ कि पीपल्स पार्टी पंजाब में ये फिजा पैदा कर रही है कि हम आने वाले दिनों में अहम होंगे। ये मैं अपना स्टैंड कर रहा हूँ इस चीज़ पे। यार मैं मेरी अब मुझे मौका दे दिया, स्टैंड करें, ये आपका हक है। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे 5 नाम बता दें MPA MNA के जो पीपल्स नून लीग और PTI छोड़ के आ रहे हैं। मैं 13 सालों की हिस्ट्री साथ बता रहा हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश तो नहीं बता रहा। भट्टी साहब, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना होता है ना, वो 1 साल पहले तैयारी करते हैं। मैंने कहा कि लाहौर में 2008 में उससे पहले 20-25-30 हजार वोट होते थे। पिछले 5 सालों से सिर्फ मुझे 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेटों का वोट बता दें, कितने कितने किस किस हल्के में है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो बोल दे, मुझे आप नून के लोग बता दें, ख्वाजा रफीक किधर है? मुझे 15 नाम है, किधर है वो सारे लोग? खामोश। मरियम साहबा कहती है, यही जरदारी साहब कहते हैं, यही बिलावल साहब कहते हैं। ये इन पार्टियों के दावे अपनी जगह, ये उनका हक है अपनी पार्टी का मोराल ऊपर करे, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूं, लाहौर में पीपल्स पार्टी ने अकेले आखिरी जलसा कब किया था? चलो पीपल्स पार्टी लाहौर, बात को आगे बढ़ाते हैं। आप सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। शहर का रहने वाला है। नहीं, अब साहब ब्रेक में पाँव रखे, ब्रेक मैंने आपके मौकफ की इज्जत की, मैं उसमें भी ढूंढने की करूंगा। लाहौर का सदर कौन है इस वक्त पीपल्स पार्टी का? चंद, अजीज चंद। अब नया ले आए वो, अब पंजाब का भी सदर ले आए हैं, राजा अशरफ साहब, परवेज अशरफ। पीपल्स पार्टी अपनी एग्जिस्टेंस ला रही है। उनके आने के बाद मेरा ख्याल है कायदे आदम का खला पैदा हो सकता है। मैंने एक गुजारिश बताई है इस वक्त
आप सिर्फ 10 ऐसे एमएनए का नाम बता दें, 10 जो आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के आज है और इलेक्शन जीत सकते हैं। मैं तो 144 में से भट्टी साहब इस मुल्क की, अब मेरी भी सुन लें, एक बस आधा मिनट में बात करूंगा। इस मुल्क में सारी चीज़ होती है फिजा क्या बनती है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ का एमएनए एमपीए 1 साल पहले तैयारी करता है और ये उनकी सोच है और वो वक्त पे ही इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। अभी कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जो अनाउंसमेंट कर दे कि मैं नमाज को छोड़ा हूँ, अभी ये बात होगी आप दोनों दोस्तों की। भट्टी साहब मैं एक और आगे मामला लेके आता हूँ। सुना है कि यहाँ पे एक और हलचल हो रही है और वो ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब भी मुतरक हैं, अलीम खान साहब हैं। कादी सही साहब आपने सुरख टाई पहनी है। कादी साहब आप हसीन भी लग रहे हैं, दिन ब दिन जवान हो रहे हैं। मलक साहब ने ठीक फरमाया कि 1 साल पहले, लेकिन मलक साहब से मैं सिर्फ एक अर्ज करता हूं कि मलक साहब कोई 5 नाम बता दे यार। लाहौर में इस वक्त कौन सा उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी का जो जीतने की पोजीशन में है? जीतना ना जीतना तो इलेक्शन के दौरान है ना। कोई एक नाम ही बता दें यार, मेरी रहनुमाई फरमा दें। लाहौर मेरे पास कोई नाम नहीं है, ये कह रहे हैं इनके पास कोई नाम नहीं है, लेकिन भट्टी साहब मेरे पास कुछ नाम है। मैं आपके, एक है अलीम खान साहब का नाम, एक है जनाब जहांगीर तरीन साहब का नाम, एक चौधरी परवेज इलाही साहब का नाम। तो क्या कोई नया मतंजन तैयार हो रहा है यहाँ पर पंजाब में? सुना है जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो जरदारी साहब से भी मिले हैं और यहाँ के जो मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं वो भी बहुत देर तक उनके साथ मुलाकातों में रहते हैं। आजकल ये कोई खिचड़ी पक रही है या क्या है भट्टी साहब? अच्छा कादी साहब, ये एक र्यूमर उड़ाई गई, अलीम खां हो सकता है आने वाले दौर में सियासत से ही किनारा कशी कर ले। जितना उनको अपनों ने मारा है इतना नून लीग ने नहीं मारा। मैं आपको खबर दे रहा हूं ना, मुझे गैब का इल्म तो नहीं है। हो सकता है अलीम खां हो सकता है आने वाले दौर में इलेक्शन से किनारा कशी कर ले। जितना उनको अपनी पार्टी ने डैमेज किया, 15 साल से शौकत खाना में वो फंडिंग कर रहे हैं। हो सकता है कल को वो सदर बन जाए। मैं तो रिपोर्टर हूं, मैं तो अपनी खबर पे स्टैंड लूंगा। और इस बात का तल्लक ही कोई नहीं कि अलीम खां, चौधरी सरवर साहब और जहांगीर तरीन एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं। ये मेरी राय है। हाँ, आप जो बात कह रहे हैं मलक साहब, जो इलेक्टेबल है जनूबी पंजाब से, क्योंकि मैं इस्लामाबाद आजकल इत्तेफाक से मलक साहब की इजाज़त से छुट्टी लेके आया हूं, लेकिन इधर आया तो हर काम से ही हूं। इस्लामाबाद और पिंडी के मलक कादी साहब बहुत सारे रास्ते हैं जो एक दूसरे को मिलाते हैं, लेकिन मैंने कुछ रास्तों पे देखा है कि जान के पिंडी वाले इस्लामाबाद वालों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, जहां मंजिल भी दूर हो जाएगी और मुश्किलात ही मुश्किलात हो जाएगी। अगर इस किस्म की कोई गेम पीछे जाल बुना जा रहा है तो फिर मलक साहब की बात में वजन हो सकता है। जैसे मैंने कहा, पिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहर है, मिला रहे हैं, लेकिन बड़ी जबरदस्त गेम हो रही है कुछ ताकतवर हलकों की तरफ से कि इस्लामाबाद को ऐसे रस्तों में डाल रहे हैं जिसकी मंजिल ही कोई नहीं है। उसे कहते हैं नामालूम रास्ते, दूर दराज रास्ते, जहां आगे रोड बंद है, काम हो रहा है, मरम्मत है। ब्रेक है बड़ी साहब, एक ब्रेक है। बहरहाल ये कि इस्लामाबाद वाले भी बड़े सियाने हैं, वो शायद किसी रास्ते पे जाते हैं या नहीं जाते, हम ये देखेंगे। लेकिन सियासत जो है चूँकि नीचे नहीं है, नीचे खेतों खलियानों गलियों में महलों में फैक्ट्रियों के में नहीं है, इसलिए चूँकि ऊपर ही ऊपर का खेल तो फिर इसी तरह होता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। IMF, महंगाई और चीन तालिबान को कब तस्लीम करेगा, मुख्तलिफ खबरें बड़ी हैं, आपके साथ बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, हम तो इसी पे बात करते हैं, इक़्तिदार का हुआ किसके कंधे पर या सर पर बैठेगा, और जो आवाम के सर पे जो गुजर रही है, आज फिर कुछ कीमतों में इजाफे के इशारे मिल रहे हैं। एक रन अवे इन्फ्लेशन है, और जो डिफेंस आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये दुनिया भर में भी है, चलें दुनिया भर में है तो उनकी कोई आमदनी भी है, वो $300 अमेरिका देता भी रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि ये हमारी सियासत पर ये नीचे जो एक प्रिवेल कर रही है कंडीशन विच इज़ नॉट वेरी एनविएबल, कोई बड़ा काबिल रश्क हालात नहीं है, ये हमारी सियासत को मुतासर कर सकते हैं ऊपर या नीचे इसी तरह ठंड रहेगी? और ऊपर काबिल अफसोस है, काबिल तरस है, काबिल रहम है ये कौम जिन पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं, जिन्हें ये एहसास भी नहीं है कि किस करब में 90% लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे दुख होता है जब इस किस्म की ये बयान देते हैं। एक तो मैंने कहा ना 3-4% लोग हैं जो अरबपति हैं जिन्हें पैसों का पता ही नहीं, उनको छोड़ दिया करें।
वो हुकूमत किसी भी की भी हो। मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, पिंडी से जो इस्लामाबाद रास्ते जाते हैं, पिंडी वालों ने इस्लामाबाद वाले एक अहम जगह पे अपने बंदे घुसा दिए हैं जो इस्लामाबाद के लिए सख्त तरीन मुश्किलात पैदा करेंगे। वो शख्सियत हो सकता है वज़ीर आज़म ही हो, मुझे क्या पता है। ना मैंने इसकी छानबीन करने की कोशिश की, ना मैंने इसका पता करने की कोशिश की, लेकिन खंडरात बता रहे हैं अमारत आलीशान थी। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन जुड़वा शहर बिछड़ने लगा है। चलें भट्टी साहब, ये तो अच्छी खबरें हैं, आती भी रहती हैं, हमें मिलन भी होता है, जुदाई भी होती है। लेकिन ये है कि मलिक साहब, ये देखें जो भी हो ऊपर खेल जो है, लेकिन हमने देखा है कि समहाउ फिर एक बड़े बड़े क्राइसिस भी आए। हमने देखा कि अलादगी होते होते फिर ख़त्म होगी, शायद ये इस्तीफ़ा ना हो। मगर मैं आपसे फिर उसी अपने सवाल पे रहूँगा कि क्या जो एक्स फैक्टर है, अवाम का फैक्टर है, ये कहीं नहीं सब लीडर उनको जो है वो खुदा हाफिज़ कह चुके हैं। अपोजिशन की पार्टियां, मैं आपको जिक्र नहीं करता, आपके सामने लीडर कहते हैं यार अवाम की सियासत खत्म हो गई, ज़माना बदल गया। काई साहब, फखर की बात है ना, मैं आपको भी प्यार से कह रहा हूँ, भट्टी को भी कह रहा हूँ, अपने आप को भी कहा, हम तीनों ने सबसे ज़्यादा आम आदमी की बात की, उसकी सुन लेते हैं। चले, वो भट्टी साहब बड़ी अच्छी खबरें देती हैं, कुछ मैं भी आप भी देते हैं। जो एक रिलायबल सर्वे है ना, सारी हमारी 3 साल की ये जो गुफ्तगू है वो अपनी जगह एक लफ्ज़ है। 70% लोगों ने कहा कि यार ये महंगाई और बेरोज़गारी हमें खा गई। हाँ। अब 70%, अब कौन सा, मैं मेरे पास कौन से ऐसे अल्फाज लाऊं कि मैं आपको बताऊं पाकिस्तानी किस कर में। अब आगे सुने जो हमारे साथ होने जा रहा है। अब नए टैक्सेस आ रहे हैं, बिजली और पेट्रोल, ये दो ऐसी हमारे लिए गाल बन चुकी है हुकूमत के लिए। जब पैसे कम होते हैं टैक्स लगाते नहीं। टैक्स का सबसे इंटरेक्ट तरीका है कि आप बिजली महंगी कर दें, आप गैस महंगी कर दें। अब सुने, अगला महीना जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग आने लगा है, वो सबसे पहले आपके जो वज़ीर ख़जाना है वो MNA है ही नहीं, इलेक्टेड ही नहीं है, और उनके लिए शर्त थी 6 महीने की। अक्टूबर में आपका वज़ीर ख़जाना की टाइम फिश कहानी ख़त्म। या आप वो MNA बने और अभी तक मेरा हाल है वो नहीं बने। पहली बात, अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, IMF के साथ आप निगोसिएशन में जा रहे हैं। तीसरी बात, FATF का इजलास हो रहा है कि आपने ग्रे लिस्ट में रहना है कि आपने ब्लैक में रहना है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर लाए, मगर अगर हम ग्रे में रहते तो इंटरनेशनल ट्रेड पे हमारा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर IMF का बराह रास्त ताल्लुक है अफ़गानिस्तान के साथ, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि मगरबी ममालिक ने हमारे जैसे ममालिक को किस तरह पकड़ा होता है। तो अगर अफ़गानिस्तान के जो असरात हैं वो आपको IMF से नज़र आएंगे, वो आपको FATF से नज़र आएंगे। लेकिन बड़ी साहब, मलिक साहब, उनको हमारी ज़रूरत तो पड़ गई है। नहीं, उन्होंने अब तो तरले कर रहे हैं, हर खुदार और खिलाफे से फ़ोन आ रहे हैं, तल्ले आ रहे हैं यार आओ, मगर देखें उसके साथ ही उन्होंने थोड़ा सा, आपका $7 अरब का खसारा है 1 महीने का ट्रेड का, आपने बड़ा शोर डाला। महीने का नहीं होगा, महीने का $7 बिलियन का। तो अगर उस तरह हम जाएँ, $50-60 बिलियन का हमारा सारा बनता जा रहा है। तो इससे आप देखें डॉलर का क्या हाल हुआ है 4-5 दिन में। तो वेस्ट ने आपको हल्की सी चूंटी भी लगा दी कि देखो अगर तुम हमारे साथ अफगानिस्तान में तावन नहीं करोगे तो ये करेंगे। क्या तावन करें कि उनको हमले करवाएं? आपने फिर जहाज बार के वहाँ लाया ना, उन गोरों के लाया अपने मुल्क में, इसीलिए कि आपने आगे नजर आ रहा उनको। तो आगे जो मैं कंक्लूजन आपको ये देना चाहूँ, हम उनको मरने देते वहाँ पे। बुरा टाइम वो छोड़ दें। मैं इकोनॉमी की आप बात किया, बुरा टाइम ये कि अल्लाह करे कि अगला महीना पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगाई। यार हमारे लिए तो कोई महीना अच्छा नहीं था। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि यार अब बेचारे अमेरिकियों को वहाँ जूते पड़ रहे थे तो हम उनको थोड़ी हमने दे दी तो क्या हर्ज है? हर्ज क्या है? ये सारी लेन देन की गेम है। इन्होंने क्या हर्ज है? हम उनको लेन देन की गेम, तो आपको पता है उन्होंने। अच्छा जी, ये अब भट्टी साहब ये फरमाइए कि ये जो तालिबान वाला मामला है वो उन्होंने गवर्नमेंट बना दी, जो भी थी अबूरी गवर्नमेंट उन्होंने बना दी, और सारे अब देख रहे हैं बड़े बड़े यहाँ पे ताकतवर थे, हमने देख लिया। वी नेवर सपोर्टेड तालिबान। हम जैसे लोगों ने तो कभी नहीं कहा था, जब इनको पैसे दे के मुजाहिदीन ये कहते थे, जब इन्होंने इनकलाब को बर्बाद किया था उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अब जिनको इन्होंने बनाया था उन्हीं से जूते खा रहे हैं। इनको अब तस्लीम कब करना है इन्होंने, अपना चीन वगैरह ने और दूसरे, और इस्लामाबाद में इनके हवाले से क्या है कि जी कैसे बिहेव करेंगे, ये क्या खबरें हैं? देखिए काई साहब, इस्लामाबाद आजकल खबरों का मरकज़ बना हुआ है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरी 1-2 लोगों से मुलाकातें हुई हैं, मेरे तो कानों ने यकीन नहीं किया कि आइंदा क्या हो सकता है। गैब का इल्म अल्लाह के पास है। देखिए काई साहब, एक मैं, आप और मलक साहब यकीन कर लें, जिस 90% आवाम की गुर्बत, महंगाई, उसके बुनियादी हकूक़ों की महरूमी का हम रोना रो रहे हैं, उनके लिए इधर कोई सोच नहीं है, कोई सोच नहीं है। दूसरी तरफ मालक साहब कह रहे थे कि हम अकेले रह गए। नहीं, हम यकीनन एक इकॉनमी चैलेंज है इमरान खान साहब के लिए, महंगाई, बेरोज़गारी,
करप्शन बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आपने पहली दफ़ा अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, बरतानिया के वज़ीर आज़म को आपने कहा जो चार्टर्ड प्लेन आपका आ रहा है, आपने क्या मजाक बनाया हुआ है। भारत में 100 गुना ज़्यादा कोरोना वायरस था, उनको रेड लिस्ट से निकाल दिया है। इस पिछले 2 महीने में मुझे नहीं पता आगे क्या होता है। कौन सा बड़ा मुल्क है जिसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ और DGISI से बार बार मिन्नतें नहीं की, राब्ते नहीं किए, उनका किरदार अदा करने का नहीं कहा। लेकिन जो मैं और आप रोते हैं, गरीब का फ्यूचर इस मुल्क में ठीक नहीं है। वो बढ़िया पहले भी ठीक नहीं था, अभी ठीक नहीं है, मगर सवाल ये है घर में रहता है, मलिक साहब 500 एकड़ में रहता है। मलिक साहब, वैसे नवाज शरीफ एंड मुस्लिम लीग नून को तो इमरान खान ने इररेलेवेंट कर दी। उनकी बेट्स थी, सऊदी अरब पर थी, अमेरिका पर थी, लॉबिंग कर लो। वो जो गालियां बकता था यहाँ पे आजकल छुपा हुआ है, भागा हुआ है, उनका डिप्लोमेट, उसको मिल रहे थे। तो इनकी पार्टी तो नस गई है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ पाकिस्तान सियासी तौर पर कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान में कोई हरकत नहीं, ला तलगी है, डेड सोसाइटी है सियासी तौर पर। पाकिस्तान का सिर्फ मसला मैं जो बार बार आपको कह रहा हूँ, वाकई महंगाई, अवामी जो मसाइल हैं वो इतने लोगों की नर्व्स में, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। उन्होंने नवाज शरीफ को भी इस्तेमाल लिया, इमरान का भी एक ड्रीम आया था नया पाकिस्तान, जरदारी पहले हो गया। मुझे बताएं पाकिस्तानी पॉलिटिकली कहाँ जाए, आप बता दें मुझे। चलो मैं तो समझता हूँ पाकिस्तानी थक गए हैं, वो इस निज़ाम से थक गए हैं यार। हमने सारा कुछ कर अगर ये जो आपका ट्रंप जो है यार, अगर आप चलवा सकें, वो हमने पता नहीं हमारे पास है या नहीं। अब वो भी रो रो के कहता है यार ये बड़े बड़े लोग टैक्सी नहीं देते। वो वही बातें कर रहे हैं जो इमरान खान। भट्टी साहब, अब ट्रंप, क्या नाम है उसका, जो बाइडन जो है, वो रोया है बकायदा, कहता है जी इन बड़े बड़े लोगों ने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया, और अवाम को शिकायत लगा रहा है, अवाम को रिजाइन कर देना चाहिए, अमेरिका की अवाम को। भट्टी साहब नहीं, अब रिजाइन ताकतवर लोगों का बुरा वक्त शुरू होगा। आवाम ने 100 साल हाज कर, पाकिस्तान ने 72 साल कुर्बानियां दी। मैं काई साहब सिर्फ एक 30 सेकंड लूंगा। फेक न्यूज की आजकल जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, मैं अभी खबर एक ट्रिब्यून की 2014 की भेजता हूं कि उस बंदे की वजह से, फेक न्यूज की वजह से ट्रिब्यून का आधा पेज छपा। ओए बुत हमको कहे काफर, ओए अपना माजी तो देखो, तुम सहाफत को फतह करने चले हो। कादी साहब एक चीज भेज रहा हूं आपको, मुझे भेजे ना जरूर, हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ के नंबर पे भी भेजूंगा। भाईजान आपने इस हिसाब से पूछे तो सही, 2014 में ट्रिब्यून ने छापा किया था और उसने क्या बात कही थी उस वक्त। वो साहब पीपल्स पार्टी के सब कुछ ही थे। ज़ाहिर है भट्टी साहब, ये सिचुएशन बदलती रहती है, मगर नाज़रीन बात एक ही है, ऊपर तो सियासत जैसी भी हो, जिधर भी जहाँ भी जाइए, हम पहले कह चुके हैं कि ये जो नून लीग और अब जो एस्टेब्लिशमेंट की को एग्जिस्टेंस है, वो तो आउट ऑफ द प्लेस होगी, ऐसी तरह हो रहा है। लेकिन क्या अवाम की हालत सुधरेगी? अगर वो नहीं सुधरेगी तो मुस्लिम लीग रूल रहे जाए, अवाम को फ़र्क नहीं पड़ता, अवाम की हालत बेहतर होनी चाहिए। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह।